आज हम क्लास 12 हिस्ट्री की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां, इसका पार्ट 3 करेंगे। पहले 2 पार्ट इसके हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की थी, इसकी खोज के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी, भौगोलिक स्थिति और के बारे में भी हमने थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया था, पता लगाया था। और इसके सेकंड पार्ट में हमने हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, इसके नामकरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम। और अब इसका आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनके वो लिंक पर जाके दोनों पार्ट देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कृपया एक बार इसको जरूर ध्यान से देखें ताकि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट है वो अनक्लियर ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट, ईंटें मनके तथा अस्थियां। इस पार्ट में हम हड़प्पाई सभ्यता की नगरीय योजना और विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी रहती है। जब हम चैप्टर पूरा पढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें भी पढ़ते हैं जो हमारे काम की भी नहीं होती। पॉइंट्स से पढ़ने से क्या होता है, जो जो हमारे पढ़ने की चीजें होती हैं वो पॉइंट्स में पढ़ने से इजीली हमें याद रह जाती है, हमारे एक तरह के नोट्स भी बन जाते हैं। तो आप इन्हें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। जितनी भी और सभ्यताएं मिली थी वो कोई भी नगरीय सभ्यता नहीं थी, लेकिन जो हड़प्पाई सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए हड़प्पाई सभ्यता एक अपनी विशेष पहचान रखती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। ऐसा माना जा रहा है कि जो ऊंचे स्थल पर निवास कर रहे थे वो तो उच्च वर्ग के लोग थे, और जो निम्न स्तर पे निवास कर रहे थे वो निम्न स्तर के लोग थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने बात योग्य यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। अब ग्रिड प्रणाली क्या होती है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। समकोण जैसे कि रोड कहीं जाकर आपस में बंद नहीं होती, सभी सड़कें आपस में क्रॉस निकल जाती है, कहीं पर कोई भी सड़क रुकती नहीं है। या तो इस तरह हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, सड़क जाके ऐसे ब्लॉक नहीं होएगी कभी भी। तो ये होती है ग्रिड प्रणाली। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता है। बहुत बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं वहां पर, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस समय लोगों को इतना ही समझ थी, इतनी जानकारी थी कि अन्न को किस तरह संचय करके रखा जाए ताकि भविष्य में वो काम आए। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। अब हमें यह भी पता चल जाता है कि मिस्र में जो मकान मिले हैं उसमें किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, शुष्क ईंटें। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावी थी। अब जल निकास प्रणाली के बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। अब ये भी कालीबंगा की एक विशेषता है। कालीबंगा, इसका नाम कैसे पड़ा, कालीबंगा मीन्स काली चूड़ियां। यहाँ पर काली चूड़ियां भी मिली थी, इसलिए इस जगह का नाम कालीबंगा पड़ गया। कुछ स्थान जैसे लोथल और धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास मौजूद है और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। अब हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां किस प्रकार की थी। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी। वो कौन कौन सी थी, एक थी दुर्ग और दूसरी थी निचला शहर, जिसके बारे में हम पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं। ये कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनी होती थी। दुर्ग की दीवारों
से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग स्वतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। अब निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और नालियों की विशेषताएं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस समय इतने समय पहले भी वहां पर उन्नत प्रकार की सड़कें और नालियां थी, व्यवस्थित सब काम था उनका। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की गंदे पानी की नालियों से जोड़ा गया था, यानी कि नालियां आपस में जुड़ी हुई थी, कहीं पर नालियां गंदा पानी नहीं फैला रही थी। सड़कों के साथ साथ नालियों को बनाया गया था, जैसे कि वर्तमान में हम देखते ही हैं। सड़कों और गलियों के अगल बगल आवासों को बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी, जिसमें शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी मिले हैं। मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी। सड़कों के किनारे मकान बने थे, जिनसे सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था थी। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुलते थे। मीन्स एक पीछे घर के तरफ या साइड में एक गली बनाई गई होती थी, पतली गली। सुरक्षा की दृष्टि से ये लोग ऐसे करते होंगे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण से सुरक्षित रहे होंगे। सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी होती थी। नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। इसका मतलब है वहां पर नालियां खुली नहीं मिली है, ढकी हुई नालियां मिली है। नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे रहते थे, जिनमें गंदगी रुकी रहती थी, यानी वो भी फैलती नहीं थी। एक जगह उनको एकत्रित करने की भी व्यवस्था उस समय की गई थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन। अब हम यहाँ देखेंगे कि उस समय जो सार्वजनिक भवन होते थे वो किस प्रकार के होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसके ऊपरी हिस्से सार्वजनिक भवन व नीचे हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। दुर्ग और निचला हिस्सा उसी प्रकार है। उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है, जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यह स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचायक है। यहाँ पर ही 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसमें 20 स्तंभ थे। इससे वहां की जो स्थापत्य कला है उसका भी पता लग जाता है इतने विवरण से, कि उस समय भी विशाल भवन निर्माण होते थे। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता था। भाई इतना बड़ा जब सार्वजनिक भवन बनाया है तो अनुमान यही लगा सकते हैं कि ये अवश्य ही किसी बड़े आयोजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। अब हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार जो मिले हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था। 11.88 मीटर लंबा व 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। इसके तल पर सीढ़ियां बनी हुई है। यह सीढ़ियां पक्की ईंटों से बनाई गई हैं। देखिए सीढ़ियां भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पानी की व्यवस्था होती थी। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए हैं और बरामदे भी बनाए गए हैं। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ है, जिससे पानी कुंड में आता है, और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजे से की जाती थी। एक अलग दरवाजा भी बना हुआ होता था, जहां से कि जो पानी गंदा हो जाए तो उसकी भी निकासी हो सके।
गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाता। स्नानागार की दीवारों के निर्माण में सीलन से बचने के लिए डामर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था। इससे यह पता लगता है उस समय लोगों को तारकोल की जानकारी थी। पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार होते थे। स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली। अब हम यहाँ देखेंगे कि उस समय जल निकास कैसे किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। उच्च ऐसे हम कह सकते हैं कि वहां का नगर नियोजन बहुत ही उन्नत किस्म का मिला है। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इनका प्लास्टर किया जाता था जिससे नालियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पर जो ईंटें हैं वो मिली हैं, जो उसकी जो विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। ईंटें मिली है आयताकार मिली है, जिनका अनुपात क्या होता था, 4:2:1। एल प्रकार की ईंटें, इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। नौकादार ईंटें, यानी किस किस प्रकार की ईंटें मिली है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। नौकादार ईंटें, इनका प्रयोग कुओं में किया जाता है। और टी प्रकार की ईंटें, इनका प्रयोग सीढ़ियों में किया जाता था। एक और विशेषता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, वो ये है कि ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिला है। यह चन्हू-दड़ो सभ्यता से मिला है। चन्हू-दड़ो आप मैप में देख सकते हैं वो कहाँ पर स्थित है। वैसे चन्हू-दड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। इसका मैप हम पहले कर चुके हैं। अगर आप भूल गए हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। उसमें जो जो स्थान जहां पर चिन्हित है वो आपको पता लग जाएगा। अब हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय किस प्रकार की कृषि रही होगी, क्या क्या लोग वहां उत्पादन करते होंगे, किस किस चीज का प्रयोग करते होंगे, किस प्रकार वो खेती किया करते थे, कहाँ खेती किया करते थे, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हड़प्पाई गांव मुख्यतः पलावन मैदानों के पास स्थित थे जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। ये जितने भी सभ्यता विकसित हुई है वो नदी के मुहाने पर ही विकसित हुई है। उससे क्या है, लोगों को कृषि करने में सुविधा रहती थी, क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है और नदी का जल भी लोगों के जीवन के लिए उपयोगी होता है। परिवहन में भी नदी काम आती है। इसलिए जो भी सभ्यता है वो कहाँ पर विकसित हुई, नदियों के किनारे हुई। वहां अब क्या क्या उत्पादन होता था जिसके अवशेष मिले हैं, गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती की प्रारंभ की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं। सांड के चित्र मिलने से यह पता चलता है कि उस समय या तो लोग सांड को पाला करते थे, तभी वहां मिले हैं। सांड उनके लिए महत्वपूर्ण होता था, तभी वहां पर उनकी मूर्तियां मिली हैं। तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया करते थे। इसका कैसे हमें ज्ञान हुआ है, क्योंकि वहां पर गाय की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, बकरी के मिले हैं, हिरण के भी मिले हैं। तो कई ऐसे जानवर हैं जिनकी हड्डियों के अवशेष मिले हैं। या तो लोग उनका मांस खाते होंगे या फिर उनका दूध वगैरह प्रयोग करते होंगे, या कुछ भी इसके बारे में हम मान सकते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि वो लोग पशुपालन भी किया करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशय युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं।
हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। घोड़े के साक्ष्य जरूर मिले हैं, लेकिन वो बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं। इससे यह पता लगता है कि उस समय की जो सभ्यता है वो अश्व केंद्रित नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में मृतक कर्म मीन्स जो अंतिम संस्कार है, जिसको अंत्येष्टि क्रिया भी कहा जाता है, वो किस प्रकार किया करते थे उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हड़प्पा कालीन नगरों जैसे कि मोहनजोदड़ो, बनवाली, हड़प्पा, कालीबंगा आदि में शमशान के अवशेष मिले हैं। अब हमें यह ध्यान रखना है कि शमशान के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं। जॉन मार्शल के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भाग? 3। पहला है पूर्ण समाधिकरण या फिर शवाधान। समाधिकरण को शवाधान भी कहा जाता है। आंशिक समाधिकरण या शवाधान या दाह कर्म या कलेश शवाधान। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में कि ये क्या क्या होते हैं। पूर्ण शवाधान क्या है? शव को उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा की ओर दफनाया जाता था। हड़प्पा में एक कब्र ऐसी भी मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है और सबको ताबूत में रखा गया है। इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है। लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने के अवशेष मिले हैं तथा शव करवट के रूप में है। जैसे हम सोते हैं, करवट लेके सोते हैं, उसी प्रकार वहां जो शव मिले हैं वो भी करवट लिए हुए शव मिले हैं। एक नोट भी देख लेते हैं जो विशेष पॉइंट है। लोथल से ही युग्म शव मीन्स स्त्री और पुरुष के एक साथ शव मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा भी प्रचलित थी। सती प्रथा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो भी एक बार बता देती हूँ। जब स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तब वह स्त्री अपने पति के साथ ही अपने प्राण त्याग देती थी, उसी अग्निकुंड में उसी के साथ जल जाती थी। यही होता था सती हो जाना। सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है जिसे R37 की संज्ञा दी गई है। तो सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहां से मिला है? हड़प्पा से। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे कि H7 कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है। जो पहले था वो था R37 और ये है H। आंशिक शवाधान। अब आंशिक शवाधान क्या होता है? इसमें क्या होता है, पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए शव को दफना दिया जाता था। पहले शव को पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था, फिर जो भी हड्डियां वगैरह बच गई उनको दफना दिया जाता था। तीसरा है कलेश शवाधान या दाह कर्म। इसमें क्या होता था, मृतक को जला दिया जाता था। दाह कर देना मीन्स जला दिया जाता था और उसके जो अवशेष बच जाते थे, कुछ एक जो जलता नहीं था, राख वगैरह, कुछ थोड़ी बहुत हड्डियां के टुकड़े वगैरह, उन सभी को एक कलश या मंजूषा या बर्तन में रखकर उसको दफना दिया जाता था। इसी प्रकार पूर्ण हमने शवाधान 3 शवाधान हमने पढ़े हैं। एक तो था पूर्ण शवाधान, दूसरा आंशिक शवाधान और तीसरा दाह कर्म या क्लेश शवाधान। हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान। जड़ी बूटी, फल, वृक्षों के पत्ते, विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के फूल, रस का सेवन वो करते थे। हिरणों के सींगों से चूर्ण बनाया जाता था। समुद्र के फैन या फिर झाग से भी औषधि बनाई जाती थी। शिलाजीत भी पाई जाती थी। शिलाजीत जो कि आयुर्वेद में बहुत ज्यादा प्रयोग में की जाती है, तो उसके भी अवशेष वहां पर मिले हैं। अब हम हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। यानी ये वो चीजें हैं जिनसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापार को समझ सकते हैं कि उस समय व्यापार काफी उन्नत था। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे, इसके भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई प्राचीन
लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके जो नेक्स्ट पार्ट और थोड़ा ही चैप्टर रह गया है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।